देखिएगा, हमने बात की थी कि जो गाउस लॉ के एप्लीकेशन है उनके बारे में, ठीक है। और जो गाउस लॉ का एप्लीकेशन था उसके अंदर हमने एक स्ट्रेट वायर के बारे में हम बात कर चुके थे, जिसका कितना आया था आपको याद हो तो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया था। इसके अलावा हमने चार्ज प्लेट के बारे में बात की थी और सिंगल प्लेट के बारे में और डबल प्लेट चार्ज और अनचार्ज प्लेट के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। तो अब देखिएगा, आज के जो है नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं। स्पेयर का चल रहा था, ठीक है। सुनो, एक मैंने आपको दिया था उसका चार्ज प्लेट का, जो आपको मैंने बोला था कि जो अनलाइक चार्ज प्लेट है वो आपको खुद करनी है, तो वो दोनों आपने किए क्या? अनलाइक चार्ज प्लेट का जो मैंने दिया था आपको करने के लिए, वो किया है क्या आपने? रिप्लाई दीजिए थोड़ा जल्दी से। हाँ देखिएगा, चलो अब हम बात करते हैं कि हमने स्पेयर का किया था, ठीक है ना। सर आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट रुकिएगा। आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ, जिसके पास नहीं आ रही वो देखे, अपने खुद का माइक देखें। धीरज, आपका खुद का माइक देखें एक बार। हम देखो स्पेयर की बात कर रहे हैं कि चार्ज स्पेयर के बारे में, कि मान लेते कि ये आपके पास एक स्पेयर है, ठीक है ना। होलो स्पेयर है और इसके ऊपर मान लेते चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अंदर वाले स्पेयर की बात करें जो मैंने एक अलग कलर का लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे हम। और हम मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है, ठीक है, ये वैसे मैंने कर लिया था कल आपको, इसकी जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कितनी है, आर है। इसकी रेडियस क्या है, आर। ये हमने इसकी रेडियस को आर कंसीडर कर लिया, कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्पेरिकल सेल, ठीक है ना, या इस स्पेयर, यानी ये होलो है। कैसा स्पेयर है ये, होलो स्पेयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कंसीडर करना है। और इसकी जो मान लेते हैं कि चार्ज है इसके ऊपर, वो कितना है, क्यू चार्ज है। और इसकी जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं आर है। अब देखिएगा, पहला केस क्या होगा कि हम जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो क्या हो सकता है, इस वाले स्पेयर, मैंने अंदर वाले स्पेयर की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है ना, यही है हमारा ओरिजिनल स्पेयर। इस वाले स्पेयर से बाहर भी हो सकता है, इसकी सरफेस पर भी हो सकता है और इसके इनसाइड भी हो सकता है। तीनों केस में हम निकालेंगे, ठीक है। तो व्हेन आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब समझ गया कि यानी ये जो आर है ये क्या है, इस वाले स्पेयर से आउटर साइड में है। यानी हमने मान लिया कि ये आर जो है, एक मिनट जी, इसके आउटर साइड में है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी हमने कंसीडर किया है, ये पॉइंट पी हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये P देखिएगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, R हो गई। तो हमने ये जो ब्लैक वाला स्पेयर लिया है, ये क्या कर रहा है, इसको एक गाउशियन सरफेस के अंदर एनक्लोज कर रहा है। किसके अंदर एनक्लोज कर रहा है, गाउशियन सरफेस के अंदर एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, यानी ये जो डार्क वाली लाइन है ये इस गाउशियन सरफेस को एनक्लोज कर रही है, जिसकी रेडियस कितनी है, R है। तो देखिए, गॉस लॉ से क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई डॉट टी एस। यही कहता है गॉस लॉ कि जो इस पॉइंट पी पर जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट डी एस के। या यहाँ से देखिएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा,
ई तो बाहर ले लिया हमने, और इसका जो ds का निकालेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखिएगा इस स्पेयर का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। भाई इस स्पेयर का जो बड़ा वाला स्पेयर है इसका रेडियस कितनी है आर है, इस रेडियस आर की वजह से इस पूरे स्पेयर का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं कि जो ई है वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने इसको नीचे लिख दिया। अब देखिए Q की बात करें तो Q यहाँ पर क्या है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो Q है वो क्या है यहाँ पर, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिएगा उसकी वापस से बात कर लेते हैं यहाँ से। तो आपको पता है कि जो Q सिग्मा होता है, एक मिनट, जो सिग्मा होता है वो किसके बराबर होता है Q अपॉन ए। आवाज आ रही है ना सभी के पास, कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ पर सिग्मा कितना हो गया Q अपॉन ए। तो यहाँ से देखिए Q बराबर क्या हो गया सिग्मा, सिग्मा इंटू ए, यहाँ पर रख सकते हैं इसको। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ए है ये कौन सा हो गया, इस छोटे वाले स्पेयर का जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है, उसके बारे में हमें क्या करना है कंसीडर करना है। ठीक है ना, जो ये स्मॉल ए है वो क्या है यहाँ पर छोटे वाले इसकी रेडियस। एक मिनट देखिए, हाँ, तो यहाँ तक आया समझ में, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, एक मिनट। लिख लिया क्या, ये ले लिया क्या स्क्रीन शॉट इसका? हाँ, ठीक है ना, तो देखिएगा इसको हम लिखते हैं, यानी आप देखो चाहे तो इसको यहीं तक इतना भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं इसको रेड से वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले को। आपको याद होगा कि जो k होता है वो कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से हम इस e को कितना ले सकते हैं, देखो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये तो k के बराबर हो गया, तो यानी हो गया k q अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा इसको। अब देखिएगा सेकंड, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज लेना है, जब आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, जब आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी हो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, वैसे मोल डेरिवेशन तो आपको यहाँ तक ही करनी है। ठीक है ना, ये तो केवल उसमें याद काम आएगा जिसमें हमें क्या निकालना होता है चार्ज डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ई और आर है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ से हम अगर ग्राफ की बात करें, ई और आर का ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा ई और आर का। तो ये ध्यान रखना है कि ई और आर का ग्राफ है वो किस तरह से होगा, एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो आर डिस्टेंस पर कितना होता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये केस कौन सा है, जब आर है रेडियस से बड़ा हो जाता है उस केस में। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन पी लाई एट सरफेस ऑफ ए स्फीयर।
यानी अगर P है, जो पॉइंट P हमने कंसिडर किया है, वो कहाँ पे हो, इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हो जाए। तो स्फेरिकल सेल की सरफेस पे हो जाएगा, तो उस केस में R किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के हो जाएगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो सरफेस पे आ गया, तो डिस्टेंस R के बराबर होगी। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सरफेस पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको पूरी डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है ना, केवल इस तरह से लिखना है। लिख लिए ये। हाँ, अब देखिएगा तीसरा केस है जो हमारा, वो है कि आपको पता है किसी भी स्पेयर के अंदर जो चार्ज होता है, वो जीरो होता है। क्योंकि देखो, हम बात करें एक बार, कोई भी कंडक्टर, ठीक है ना, चाहे कंडक्टर, ये ध्यान रखना, कंडक्टर होना चाहिए, फिर चाहे वो सॉलिड हो या होलो हो, चार्ज हमेशा क्या होगा, उसकी आउटर सरफेस पर ही एग्जिस्ट करता है। किसी भी बॉडी के इनसाइड में जो चार्ज है, वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, यही कारण होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ध्यान रखना, हमेशा कहाँ पे स्टार्ट होती है, सरफेस से स्टार्ट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से स्टार्ट होती है। और सेकंड थिंग और याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर भी होती हैं, ये भी ध्यान रखना। ये एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से स्टार्ट होती है, इनसाइड से स्टार्ट नहीं होती है। जबकि आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो तो अंदर भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अंदर भी होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से स्टार्ट होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो स्फीयर की जो चार्ज है वो कितना है, जीरो हो जाता है। उस केस में इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ग्राफ। इन तीनों का एक कंबाइंड ग्राफ कैसे बनाएं। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ कि ग्राफ किस तरह से बनाना है आपको। कि ये तो हमारे पास ये हो गया, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये, और इस तरह। थोड़ा ग्राफ को देखना ढंग से कि किस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है, ये ग्राफ है, कुछ समझ में आ रहा है ग्राफ किस तरह से, ई और ये आर है डिस्टेंस। देखो बच्चों, ये वाला रीजन देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस वाले रीजन में देखिएगा, इस वाले रीजन में जो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वाले रीजन में देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी ये रीजन कब है, कि जब आर है वो छोटा है किससे, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी, हाँ, यानी पॉइंट है, वो जो पी पॉइंट है वो इनसाइड है। यानी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि कहाँ पे होगा, इनसाइड है। इनसाइड में होने पर यहाँ पर जो आर है वो किसके बराबर होगा, सॉरी, किससे छोटा होगा, रेडियस से छोटा होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो। ये यहाँ पर जो मैक्सिमम है ये कब है, जब आर और ये आर दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी ये सरफेस पर, ये कहाँ पर है, सरफेस पर। क्लियर। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इस तरह से डिक्रीज होता है, तो यानी ये कब होता है, जब आर ग्रेटर देन हो जाता है आर पर, यानी आउटर साइड। तो ये ग्राफ है, थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये एक बार पूछ लिया गया था कई बार, कि एक बार क्यों, कई बार पूछा गया, हर साल दो क्वेश्चन तो ग्राफ के आते ही है, एक में तो आपको ग्राफ ड्रॉ करवाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया था कि एक होलो स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये वाला जो रीजन है, ये रीजन वो है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा,
इनसाइड द स्पेयर, और इनसाइड क्या मतलब जो स्मॉल आर है वो किससे छोटा है कैपिटल आर से। तो समझ में आया कि नहीं ये ग्राफ? ठीक है, देखिएगा। तो ये आपका किसके ऊपर हो गया था, सरफेस पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो ये हो गया था आपके पास है, केवल कैपिटल आर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। ये इनसाइड में दे रहे हैं ये, हाँ। तो सरफेस का हमने कर लिया था कि ये सरफेस का आपने देखा होगा फॉर्मूला, ये आ गया था आपके पास है यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने निकाल लिया था। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखो वेक्टर फॉर्म में देखो इधर ना तो के वेक्टर क्वांटिटी है, ना क्यू वेक्टर है, और ना ही आर है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हम इधर क्या लिख लेंगे, एक यूनिट वेक्टर रख देंगे, सॉरी आर, कैपिटल आर आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिख दिया कि यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर देखो लिखना जरूरी नहीं है, जब पूछेगा ना तभी लिखना जरूरी होता है कि वेक्टर, बोले कि हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ही लिखना जरूरी है, ठीक है। और ये इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, गाउसियन सरफेस से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एनक्लोज बाय जीरो, बिकॉज इट इज द कंडक्टिंग स्पेयर एंड द कंडक्टर स्पेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओनली सरफेस ऑफ द स्पेयर, इनसाइड चार्ज इज जीरो। तो अंदर चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एफ आई कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए कंडक्टिंग स्पेयर के लिए, ठीक है ना, तो मैंने बताया था आपको कि चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर वो कंडक्टिंग है तो उसके अंदर चार्ज हमेशा जीरो होगा। ये ध्यान रखना, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर कंडक्टिंग है तो उसके अंदर चार्ज जीरो होगा। इंसुलेटिंग के लिए देखिएगा, इंसुलेटिंग के लिए चार्ज जीरो नहीं होता अंदर, ठीक है ना। स्पेयर पे भी और पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर स्प्रेड होता है। इंसुलेटिंग स्पेयर के लिए पूरे वॉल्यूम के ऊपर क्या होता है, चार्ज स्प्रेड होता है, जबकि इसमें तो क्या होता है, कंडक्टिंग में केवल एरिया पे होता है। तो ये देखिएगा वेरिएशन ऑफ, ये तो आपको पता हो गया, वेरिएशन हमने निकाल लिया ई के साथ। और ये जो है आपका ग्राफ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिख रहा है ग्राफ सभी को। हाँ, तो इसको ग्राफ में आपको समझ में आया होगा कि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड में, सरफेस पर मैक्सिमम होता है, और फिर जैसे हम जाते हैं आउटसाइड में तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत भी एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, मैसेज कर दीजिए या तो, या फिर माइक ऑन करके जल्दी से बता दीजिए। आयुष चौधरी वगैरह, आपका कभी रिप्लाई नहीं आता है, अंजलि वगैरह। भूपेंद्र कौन आ गया भाई, अच्छा न्यू स्टूडेंट है क्या? मैंने सोचा मेरे नाम के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कभी मेरे, मैं तो एक पीसी से इंस्टॉल में, ठीक है। हाँ भाई, जतिन, रितेश, आ रहा है समझ में? नो सर यस सर, क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा, नो सर यस सर मतलब। चलो ठीक है ना। अब बच्चों एक बार मैं, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो शायद ये चैप्टर यहीं फिनिश हो गया है, ठीक है ना। जो सॉलिड होता है ना उसका आपके सिलेबस में नहीं है। आप एक बार अगर होगा भी तो हम कल क्या कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, वैसे नहीं है ये आपके सिलेबस में। सिलेबस देखा था क्या आपने, है भाई? हाँ, तो मैंने उस दिन दिखा था, ये जो सॉलिड स्पेयर है उसका नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे पीछे भी नहीं था। अगर इस साल भी नहीं जुड़ा होगा मुझे लगता है, अगर जुड़ा होगा
तो हम कल बात कर लेंगे उसके बारे में। अब देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन वगैरह हैं आपके वो पूछ लीजिए, फिर मैं अदरवाइज फिर हम एक बार मैं बुक का वो लेते हैं क्वेश्चन, एक बार पूछ लीजिए जो पूछ रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा बुक मैंने डाउनलोड नहीं की थी, मैं बुक डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। तब तक आप कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका पूछ सकते हो। ये बच्चे बोल रहे थे सर आप वो, मैं 2 मिनट में डाउनलोड कर देता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा कि आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अरे इसमें तो इतने क्वेश्चन उठते हैं, आप पूछते ही कि नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ते नहीं हो, जबकि ये तो है भाई, पढ़ते लिखते हो कि नहीं, इसीलिए। हाँ, एक एक पूछो, एक साथ मत बोलो सारे। हाँ यार तुम बोल लो पहले। हाँ हाँ, अभी पोटेंशियल एनर्जी सेकंड चैप्टर में है, अभी कहाँ से आ गई पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने कहीं पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। और वैसे तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप, 11th क्लास में हमने पढ़ाई थी, लेकिन वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी। अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा ना तुम्हारी बुक का, वहाँ पे आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका चैप्टर का नाम ही ये है। कहाँ से ढूंढा ये क्वेश्चन, ये बताओ, है भाई। चलो अच्छी बात है, आपने किया तो सही, कम से कम कोशिश तो की, लेकिन ये अभी नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, ये 4 स्क्वायर साइड पे होते, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछ सकते थे तुम कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल सकते थे यहाँ पे, सेंटर पे निकाल सकते थे या किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पे निकाल सकते थे। और कोई दूसरा और बच्चा और बोला था, कौन था जिसको पूछना था कुछ, इसी के अंदर, ठीक है ना, वो तो हम बता देंगे, ठीक है ना। चलो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलाम फोर्स ही निकालना है, ठीक है ना। चलो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे करा दूँ, ठीक है। देखो एक बार सभी, जो कैपिटल क्यू है और स्मॉल क्यू है। हाँ हाँ, 11 बच्चे, हाँ। देखिएगा, ये क्वेश्चन था यहाँ ना आपका, कि एक स्क्वायर दे रखा है आपको, है ना, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो किस तरह से है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पर भी कैपिटल क्यू है, और यहाँ पर स्मॉल क्यू है क्या, जल्दी बता दीजिए थोड़ा। अच्छा, और इसकी साइड है वो ए है, चलो कोई नहीं। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन बोलो जल्दी से। नेट फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पर, ए पर निकालना है, बी पर निकालना है, सी पे निकालना है, या वो होगा सेंटर पे निकालना है, बताइए। हाँ सेंटर पे निकालना है, ये मानते सेंटर है। ओ देखो, मुझे तो नहीं लगता होगा तुम्हें पूछने की जरूरत होगी इस क्वेश्चन को, मैं वापस से बात करूँ। देखो ये जो सेंटर पे है, ठीक है ना, सेंटर पे हम कोई भी चार्ज मान लेते हैं, आपने मान लिया कि सेंटर पे अभी कोई चार्ज नहीं दे रखा ना इसने, तो सेंटर पे हम चार्ज मानेंगे, तो हमने मान लिया कि सेंटर पे कोई भी चार्ज क्यू है, ठीक है ना, या Q1 मान लो, क्योंकि Q हमने मान रखा है पहले ही। अब इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, मुझे बताइए, इस ये पॉजिटिव माना है हमने, तो ये जो Q1 है इसको, ये वाला चार्ज जो D के ऊपर है ये रिपेल करेगा, इस तरह से भगाएगा दूर, रिपेल करेगा ना इस लाइन के लोग, और जो बी पर है वो भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस तरफ, कैसे, इस तरफ, क्लियर। तीसरा अगर हम बात करें कि ये वाला है, ये इसको इस तरह से रिपेल करेगा, और ये वाला है इसका इस तरह से रिपेल करेगा, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर जीरो आना चाहिए, लेकिन तुमने जो क्वेश्चन बताया उस हिसाब से जीरो नहीं आएगा,
आंसर 0 दे रखा है इसका। चलो ठीक है, तो नहीं दे रखा, तो चलो मैं बताता हूँ। वैसे मोस्टली इन क्वेश्चन में 0 आता है, ठीक है। इनकी मैग्नीट्यूड कितना है, K1 इनका, Q1 का, Q का इनका। देखिएगा, ये जो फोर्स है, जो आपका लग रहा है, मैं सीधा लिख देता हूँ कि के क्यू Q1 अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरी ए है। मैं इसको थोड़ा इधर सोल्व कर देता हूँ एक बार। ट्राइंगल से सोल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, कि ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2a। तो हमें तो आधी चाहिए इसकी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ की बात करेंगे तो ये a/√2 आएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये a/√2 आएगी। हाँ, a√2, नहीं नहीं, a√2 नहीं आएगी, a/√2 आएगी चंचल, ठीक है ना, पूरी हो जाएगी तो a√2। तो अब ये निकालेंगे अपॉन r², यानी ए, ये 2 पर पहुंच जाएगा सीधा। मैं सीधा इसको लिख रहा हूँ सीधा, क्योंकि a/√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये a² तो नीचे रह जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये तो इस डायरेक्शन में होगा, और माइनस हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, -2k/Q/Q1 अपॉन a², ये बचेगा, ठीक है। और इसके बाद इधर का देखिएगा, 2k/Q Q1 अपॉन a², ठीक है। और यहाँ पे -2k/Q स्मॉल q अपॉन a²। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, कितना आएगा इनका, 2k, हाँ q, तो q - Q1। मुझे ऐसा लग रहा है तूने क्वेश्चन ही गलत बताया, पता नहीं कहाँ से कैसे करके बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, इसका तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कैलकुलेशन। इसकी पिक्स भेजना एक बार ग्रुप में, ठीक है। हाँ, पिक्स भेजना इसकी। देखो मैं एक बार क्वेश्चन वो कर लेते हैं, जो आपका चैप्टर है उसके, ये चैप्टर है, सभी के पास बुक होगी ना, यही चैप्टर है ना। हाँ, तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो, चलो चलो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह हमने सब डिस्कस कर लिया था। कंडक्टर इंसुलेटर, ये तो आपको पता ही है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, चार्ज बाई इंडक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत इसमें, तो ये हमने बता दिया है, ये कौन सा टॉपिक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। वही है सेम, चार्जिंग बाई इंडक्शन वाली कहानी लिखनी है इसमें, पढ़ना है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, बीच के न्यूमेरिकल किए हैं क्या आपने, ये बताइए, किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत। ये 2-3 गए, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, एक बार बोलिए जल्दी से। देखो क्या कह रहा है कि 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके किसी बॉडी से 1 सेकंड से पर सेकंड निकल रहे हैं, 10⁹। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम इन द अदर बॉडी। देखो क्या है कि मान लेते एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो इस बॉडी ए से बी में मान 1 सेकंड में कितने चार्ज जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 सेकंड में। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर एक के ऊपर कितनी देर तक चार्ज जाएगा कि 1 कूलाम चार्ज बच आ जाए। कितना, 1 कूलाम चार्ज आ जाए। अब देखिएगा, यानी इसको सोल्व कर लेंगे हम पूरा भी, 1 सेकंड में इतना जा रहा है 10⁹, यानी Q इक्वल टू किससे निकालेंगे हम, NE से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चार्ज गिवन भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 10⁻⁹, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है।
तो यानी इसकी बात करें तो इतना कूलाम चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। भी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, और 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने, तो ये हो गया 1 सेकंड का चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा, एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, लगभग 198 ईयर। बताइए कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, सीधा क्या है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 10⁻⁻⁹, और 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है, 10⁻⁹। तो कितना हो गया, इसको सोल्व कर लेना, ये आएगा 1.6 × 10⁻10 बचेगा। यानी ये हो गया। अब 1 कूलाम चार्ज है, 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है, 1 कूलाम में डिवाइड कर लेंगे। अब 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, ये आप इसको सोल्व कर लेना पूरा, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। ये कप ऑफ टी का तो ये मैंने बता दिया था पहले भी, कूलाम स्लो में कोई क्वेश्चन वगैरह, ये क्वेश्चन भी देख लेना तुम। ये थोड़ा टफ टाइप भी क्या है कि कैलकुलेशन है, वैसे एग्जाम में नहीं आता ये क्वेश्चन, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैसा है, आप कोशिश करना इसको करने की, अदरवाइज छोड़ देना भले ही। ये सारे इतने बड़े बड़े दे रखे हैं तुम्हें, इनको मैं कल शायद वीडियो पे समझा दूंगा आपको, वीडियो पे ही बताना पड़ेगा, इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। जो थोड़े इजी है मैं उसी की बात कर लेता हूँ। बैक साइड का या इसी का, यहीं पे? देखता हूँ 1.4 1.5, ये क्वेश्चन सारे कराएंगे वैसे, आप डाउट न रखें कि सर ने स्किप कर दिए, तो कराएंगे सारे कल इसको। अरे ये तो पूछने का भी था, ये तो करा दिया मैंने इस तरह के। भाई किस किस ने किया था ये क्वेश्चन? 1.6 है ये तो ना, 1.5 कहाँ से गया? अच्छा ये कह रहे हो, ये तो मैं कह रहा था कि चलो फिर इसी को करा देते हैं आज। देखो आपसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ी लैंग्वेज बढ़ी है, इसको समझने की कोशिश करना। ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय द नायलॉन थ्रेड, ठीक है, यानी ये एक मेटल है, एक स्फीयर है जो एक नायलॉन थ्रेड से लटका हुआ है, ठीक है ना। दूसरा चार्ज मेटल है बी, वो इसके पास लेके आते हैं ए के पास है, और डिस्टेंस बिटवीन द इज 10 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर लेके आते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर। और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, जैसे दिखा रखा है, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए डिफ्लेक्शन इट्स द शैडो ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन ए एंड बी आर द टच एंड द अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि पहले 10 मिनट हो गया, अब क्या करते हैं कि जो ए और बी है, ठीक है ना, उनको टच कराते हैं, किससे, सी और डी से, C and D, then the remove and A and B brought to closer A to the distance of 5। अब उसके बाद टच कराने के बाद उनको 5 सेंटीमीटर पर लाते हैं, ठीक है ना। What is the expected repulsion A on the basis of the Coulomb's law, ठीक है। Sphere and C are the sphere B and D have the identical size, ठीक है, यानी स्पेयर ए एंड सी ये दोनों आइडेंटिकल सेम है, और बी और डी भी क्या है, सेम है। इग्नोर द साइज ऑफ द ए एंड बी। अब देखो सीधा मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ आपको कि क्या कह रहा है, देखिएगा। ये आपके पास दो स्पेयर है, ये ए है और एक बी है, क्लियर। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होते हैं, इनके ऊपर कुछ भी चार्ज मान लेते हैं, ये क्यू है, इसके ऊपर भी कितना मान लेते हैं, क्यू। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो इस टाइम इनके पास फोर्स कितना हो जाएगा, कि क्यू स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻² का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इस ए को हम टच करा देते हैं सी से, और बी को टच करा देते हैं डी से, तो दोनों आइडेंटिकल है, तो बताओ कितना कितना चार्ज बचेगा प्रत्येक पर, Q/2 हो जाएगा कि नहीं। भाई हमने कंडीशन बताई थी, याद हो तो आपको, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से अब फिर इनको कितने डिस्टेंस पे लेके आना है, 5 पे, तो अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये तो देखिएगा, एक मिनट रुको, भाई शुरू में मान लेते हैं कि ए के ऊपर कितना चार्ज दे रखा है,
क्यू चार्ज दे रखा है और बी के ऊपर हमने क्यू डैश मान लिया, ठीक है, चाहे क्यू भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको खुद को असाइन करना है और डिस्टेंस आर है, तो ये फोर्स हो गया कि नहीं दोनों के बीच का, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ए को और सी को टच करा देते हैं, तो इनके बीच में आधा आधा हो जाएगा, यानी क्यू बाई टू हो जाएगा, और उनके बीच में क्यू डैश बाई टू हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेंगे हम। ये इन दोनों के बीच का फोर्स, डिस्टेंस भी तो आधी हो गई, पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब 5 सेंटीमीटर, ये आ गया फोर्स, ये आ गया ना सीधा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यानी क्या आएगा रिजल्टेंट, सेम ही आएगा वैसे, क्योंकि डिस्टेंस को आधी कर देंगे तो यहाँ से फोर्स भी तो आधा आधा किया है दोनों। आया कि नहीं समझ में? देखो मैं इसको क्वेश्चन से बताता हूँ, वैसे आप ये सोचिए कि आपके पास दो चार्ज है, ये क्यू चार्ज है और ये भी क्यू है, ये डिस्टेंस आर पे रखे हुए। अगर मैं ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज को हाफ कर दूं और डिस्टेंस को भी हाफ कर दूं, तो बताओ फोर्स कितना टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, बताओ। सेम यही क्वेश्चन है, बताइए। अरे सेम ही रहेगा ना, क्या रहेगा? आपसे कह रहा है कि दो चार्ज है, जैसे ये एक चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है और इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, और ये आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस ए का चार्ज है वो क्यू बाई टू कर देते हैं, और बी का चार्ज है उसको भी हम क्यू बाई टू कर देते हैं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर बाई टू कर देते हैं। तो इस केस में फोर्स और इस केस में फोर्स सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? सेम रहेगा, क्योंकि देखो क्यू को जब हमने हाफ किया, इधर भी हाफ, तो यानी 4 टाइम डिक्रीज हो गया, 4 टू टू क्या हो गया, 4 टाइम डिक्रीज हो गया। लेकिन डिस्टेंस को हमने हाफ किया तो 4 टाइम इंक्रीज हो गया, आर स्क्वायर का 4 टाइम हो गया, तो वापस से कितना हो गया, 0 हो गया। इनको मैं कल व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास लेके। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसके क्वेश्चन आप तैयार रखना कल, ठीक है ना, ग्रुप के अंदर या तो सेंड कर देना, आपको कोई नए क्वेश्चन लगते हैं उनको कल डिस्कस कर लेंगे हम बोर्ड के ऊपर।